हेलो नमस्कार साथियों, एग्जामपुर 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एवं बहनों। आप सभी से यही गुजारिश है दोस्तों, आप लोग हमें सर मत कहा कीजिए दोस्तों। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं आप लोग इस चैनल को दोस्तों एग्जामपुर 91 को जितना हो सके आप लोग फैलाइए दोस्तों और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, क्योंकि हम सचिन सर का नोट्स आप लोग को ओरिजिनल नोट दोस्तों जो 1500 में जो भाई एवं बहनों कोर्स खरीदे हैं उन्हीं के पास ये नोट्स उपलब्ध होगा दोस्तों। इसलिए हम आप लोगों को फ्री में ये नोट्स उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। बस आप सबसे यही गुजारिश है, आप लोग इस चैनल को अपने दोस्तों अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर किया कीजिए और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। आप सभी को लिए हम इतना कर रहे हैं, आप लोग भी हमारे इस चैनल के लिए थोड़ा कुछ करने का कोशिश कीजिए दोस्तों, जिससे थोड़ा ये एग्जामपुर 91 जो परिवार है दोस्तों थोड़ा बड़ा हो जाए दोस्तों। और इस पे दोस्तों बीपीएससी टीचर का भी तैयारी करवाया जाएगा दोस्तों। एक से एक बढ़िया लेवल का क्वेश्चन एनसीईआरटी का डाला जाएगा दोस्तों। इसमें ज़्यादा करके दोस्तों आपको सेट प्रैक्टिस करवाया जाएगा। देखिए आप लोग देखते होंगे प्लेलिस्ट में तो बिहार दरोगा का अभी टेस्ट सीरीज चल रहा था दोस्तों, क्योंकि हम भी स्पेशल बिहार दरोगा की तैयारी करते हैं दोस्तों। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके फैलाइए अपने दोस्तों के बीच दोस्तों। सचिन एकेडमी सचिन चौधरी का ये नोट्स है दोस्तों। जिनको चाहिए नोट्स दोस्तों वो अपना कमेंट में व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिए दोस्तों, तभी हम आपको इसका पीडीएफ और नोट्स भेज सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल फ्री दोस्तों। ये नहीं कि पैसा वसूला जाएगा, ये सब नहीं किया जाता इस चैनल पे दोस्तों। बस आप अपना व्हाट्सअप नंबर सेंड कीजिए, हम आपको इसका नोट्स सचिन सर का नोट्स जरूर से जरूर दे देंगे दोस्तों। बस आपसे यही गुजारिश है कि आप लोग वीडियो देखते हैं तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब वीडियो अगर देखते हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि आपके फायदा के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है दोस्तों। अभी देखिए अतुल प्रसाद चेयरमैन साहब का देखिए कि जो इस बार सीटेट में जो क्वालिफाई होगा दोस्तों उनको भी लिया जाएगा दोस्तों। ये ध्यान में रखते हुए आप लोग सीटेट में जान लगा दीजिए दोस्तों। जितना शरीर में दम है उतना भिड़ा दीजिए और उसके बाद आप एग्ज़ाम में के लिए एलिजिबल हो जाइएगा दोस्तों 1 to 5 के लिए, जिससे आपको आगामी टीचर में जो होने वाला है दोस्तों 7th पे उसमें बैठने का मौका मिलेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो सीटेट निकाली है उसी को बैठने का मौका दिया जा रहा है दोस्तों। इसलिए आपके पास 1 महीना और है दोस्तों। आप लोग 1 से 2 बार 3 बार इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें दोस्तों। सचिन सर का जहाँ तक हमसे संभव हो पाएगा दोस्तों हर एक वीडियो उपलब्ध करवा देंगे आपको दोस्तों। चलिए हम आज ईवीएस का थ्योरी पार्ट करवा रहे हैं दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखिएगा। चलिए परिवार, चलिए हम लोग देखिए एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे होते हैं दोस्तों। एकल परिवार हम लोग किसे कहेंगे? जिसमें माँ बाप और दोस्तों उनके बच्चे होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? एकल परिवार कहेंगे दोस्तों। जबकि संयुक्त परिवार में साथियों दादा दादी चाचा बुआ माँ बाप और बच्चे होते हैं दोस्तों संयुक्त परिवार में। संयुक्त परिवार में क्वेश्चन पूछे कौन कौन होते हैं तो दादा दादी होते हैं, चाचा बुआ होते हैं, माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं, या नाना नानी होंगे, मामा मामी होंगे, मौसी होगी, माँ बाप होंगे और बच्चे होंगे दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एनसीएफ 2005 के अनुसार कक्षा 3 से 5 तक के पर्यावरण अध्ययन को हम 6 थीमों में बांटा गया है दोस्तों, जो इस प्रकार है। इसको याद कर जाना है दोस्तों। पहला देखिए परिवार और मित्र है। पहला कौन है दोस्तों? परिवार और मित्र है दोस्तों। 6 थीम में कौन है? पहला नंबर परिवार एवं मित्र दोस्तों। दूसरा भोजन है। दूसरा क्या? भोजन है। दूसरा भोजन है। तीसरा पानी है दोस्तों। तीसरा पानी है। तीसरा पानी है। फिर चौथा आवास है। चौथा क्या है दोस्तों? आवास है। चौथा आवास है। पांचवा यात्रा है दोस्तों। पांचवा यात्रा है। पांचवा यात्रा है दोस्तों। छठा में क्या है? चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। छठा में चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन इससे फिक्स है दोस्तों, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। फिर से एक बार देखिए, पहला है परिवार और मित्र, दूसरा है भोजन है, तीसरा पानी है, चौथा आवास है, पांचवा आपका यात्रा है, छठा आपका चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं दोस्तों। चलिए परिवार एवं मित्र के उप थीम देखिए दोस्तों। संबंध हुआ, कार्य तथा खेल और जानवर दोस्तों। संबंध, कार्य, खेल और जानवर और पौधे दोस्तों। उप थीम है। क्या है उप थीम में दोस्तों? कार्य है, खेल है, जानवर है, पौधे है दोस्तों। चलिए हम लोग पेड़ पौधे के बारे में आज चर्चा करते हैं। ट्री और प्लांट्स दोस्तों।
वृक्ष के बारे में ट्री देखिए, ये पौधे की तुलना में बड़े और मजबूत होते हैं। इनमें एक मुख्य तना होता है जिसे ट्रंक कहते हैं। क्या कहते हैं जिसे दोस्तों? ट्रंक भी कहा जाता है। इसमें शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती है। इसके उदाहरण जैसे नीम हो गया, आम हो गया, बरगद हो गया, जामुन हो गया, कटहल हो गया आदि दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं झाड़ी। झाड़ी क्या होता है? सर्व से दोस्तों ये मध्यम आकार के होते हैं। कैसे आकार के दोस्तों? मध्यम आकार का होता है। झाड़ी जो होता है मध्यम आकार का दोस्तों, मध्यम आकार के पौधे होते हैं। झाड़ियों के पास एक केंद्रीय तना नहीं होता है, केंद्रीय तना नहीं होती है दोस्तों। इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से, क्या बोला गया? इनमें शाखाएं तने के आधार के पास से यानी भूमि के पास से निकलती है। इसकी कई शाखाएं होती है दोस्तों, इसकी कई शाखाएं होती है जो जमीन के करीब होती है। इसके उदाहरण जैसे देखिए गुलाब, नीचे से देखिए उसमें कानी निकलता है दोस्तों। मेहंदी भी देखिए नीचे से इसका टहनी निकलता है। गुड़हल जमीन के नजदीक होता है। गुड़हल हम लोग बोलते हैं दोस्तों गेंदा फूल को दोस्तों। नींबू देखिए, आपका धनिया हो गया, बैगनविलिया हो गया दोस्तों। बैगनविलिया दोस्तों ये कहाँ का है? महाराष्ट्र का इंपॉर्टेंट खाना है दोस्तों। नागफनी देखिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधा है दोस्तों, बैगनविलिया भी पौधा है एक। साग देखिए, जिसे बैगन पेड़ जो लगाता है दोस्तों, हर्बस जिसे कहते हैं। इनका आकार छोटा है दोस्तों। साग का आकार क्या होता है? छोटा होता है। इनका तना कोमल हरा होता है। इसमें अधिक शाखाएं नहीं होती है। इसके उदाहरण है पालक, सरसों, गेहूं, बैगन दोस्तों। इसे देखिए साग के कौन कौन उदाहरण है? पालक है, सरसों है, गेहूं है, बैगन है, पुदीना है दोस्तों, आपका धान भी है दोस्तों साग का उदाहरण। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। घास के बारे में, ग्रास के बारे में जानिए दोस्तों। घास का पौधा जितना जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है दोस्तों। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है। इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जाता है दोस्तों। इन्हें किससे निकाला जाता है? खुरपी से खोद कर दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधे के कुछ अन्य प्रकार देखिए। विसर्पी लता दोस्तों, विसर्पी लता हम लोग किसे कहेंगे? क्रीपर प्लांट दोस्तों। जिन पौधे का तना काफ़ी कमज़ोर होता है और वे सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। देखिए जो पौधा काफ़ी कमज़ोर होता है और सीधे खड़े नहीं रह पाते हैं और ज़मीन पर ही फैल जाते हैं, जिसे उसे हम क्या कहते हैं? विसर्पी लता कहते हैं दोस्तों। जैसे उदाहरण में देखिए कद्दू का लत आप लोग देखे होंगे, घर में लगता होगा। खरबूजा देखिए दोस्तों, लौकी, तरबूज, शकरकंदी दोस्तों, शकरकंद दोस्तों, कंदी लिखा गया, शकरकंद होगा आदि दोस्तों। ये सब का लताएं जमीन पर फैल जाती है दोस्तों। देखिए आरोही लता दोस्तों, क्लेम्बर प्लांट्स, ये वे पौधे होते हैं जिनका तना कमजोर होता है, जिनका तना दोस्तों कमजोर होता है। यहाँ भी देखिए विसर्पी लता में इसका तना काफ़ी कमज़ोर होता था दोस्तों। इसमें भी आरोही लता में जिनका तना काफ़ी कमज़ोर होता है, लेकिन ये किसी पेड़ या अन्य चीज़ों के सहारा लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं दोस्तों। ये कैसा पौधा है दोस्तों? ये किसी के सहारा को लेकर ऊपर चढ़ जाते हैं। इसके उदाहरण जैसे हैं मटर, खीरा, अंगूर, करेला दोस्तों, मनी प्लांट। ये सब आरोही लता के उदाहरण दोस्तों। अगर पूछे कि आरोही लता के उदाहरण कौन कौन से दोस्तों, तो इससे 3 ऑप्शन आपको दिया जाएगा और 1 ऑप्शन दोस्तों इसका दे दिया जाएगा, मतलब विसर्पी लता को। उसमें बोलेगा कि इसमें कौन आरोही लता का उदाहरण है दोस्तों। तो आप लोगों को याद रहेगा कंफर्म दोस्तों, तभी आप बना सकिएगा। इसलिए विसर्पी लता का उदाहरण याद रखिएगा। कद्दू होता है, खरबूजा होता है, लौकी होता है, तरबूज होता है, शकरकंद होता है दोस्तों। और आरोही लता का अगर उदाहरण पूछे तो मटर होगा, खीरा होगा, अंगूर होगा, करेला होगा, मनी प्लांट होगा दोस्तों। आपको डिफिनेशन नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। पौधों की संरचना दोस्तों, तना, स्टीम। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तने पर शाखाएं व पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। तने पर शाखाएं, पत्तियां, फूल और फल लगते हैं। जल तने में
जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल और खनिज को पत्ती तथा पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है दोस्तों। जल एवं खनिज को पत्ती पौधे को अन्य भागों तक पहुंचाता है दोस्तों। जल में घुले हुए खनिज भी जल के साथ तने में ऊपर की ओर चढ़ते हैं। तने के जिस बिंदु से कोई शाखा या पत्ती निकलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोड कहते हैं दोस्तों। देहाती भाषा में इसे हम लोग कानी कहते हैं, कनफी जिसे बोलते हैं। ये आगे बढ़ते हैं। पत्ती देखिए, लीफ दोस्तों। पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है, पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है उसे क्या कहते हैं, पर्णवृत्त कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, पर्णवृत्त दोस्तों कहलाता है। पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्ती के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं दोस्तों। पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। क्या कहते हैं, पत्ती की रेखित संरचनाओं को सिरा कहते हैं। पत्ती के बीच में एक मोटी सिरा होती है। पत्ती के बीच में कैसी होती है, मोटी सिरा होती है, जिसे मध्य सिरा भी कहते हैं दोस्तों। पत्तियों पर सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। पत्तियों पर जो बनाया, जैसे दोस्तों जिससे ये पत्ती हुआ दोस्तों, इस पे जो बीच में रहता है, इस पे जो ऐसे ऐसे डिजाइन रहता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, डिजाइन कहते हैं दोस्तों। ये सिरा कहते हैं। एक मोटी सिरा होता है बीच में दोस्तों, आप लोग पीपल के पत्ता में देखे होंगे दोस्तों, ऐसे ऐसे आपका रहता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर यह डिजाइन मध्य सिरे की दोनों ओर जाल जैसा दिखाई देता है तो यह सिरा विन्यास और जालिका रूपी होगा दोस्तों। कैसा होगा, जाल जैसा दिखाई देगा तो सिरा विन्यास और जालिका रूपी कहलाता है दोस्तों। तुलसी, धनिया और गुड़हल की पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका होती है, जालिका रूपी होती है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ऑप्शन क्वेश्चन अगर पूछे कि सिरा विन्यास किस में होता है, किस पौधे में, तो तुलसी में होता है सिरा विन्यास जालिका रूपी दोस्तों। धनिया में होता है आपका, गुड़हल की पत्तियों में सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जल की बूंदें पत्ती से जलवाष्प वाटर वेपर के रूप में निकलती है। किस रूप में दोस्तों, जलवाष्प वाटर वेपर के रूप में निकलती है। इस क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। वाष्पोत्सर्जन के जरिए पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं दोस्तों। इसका मतलब दोस्तों, पत्ती से जो सुबह सुबह आप लोग जाते होंगे, देखते होंगे धान या कोई भी पेड़ के किनारे में दोस्तों आपका फेन या पानी लगा रहेगा, वही आपका वाष्पोत्सर्जन का उदाहरण है दोस्तों। सुबह सुबह दोस्तों देखिए घास पे भी रहता है दोस्तों, जिसे हम लोग शीत कहते हैं देहाती भाषा में। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा में कमी वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होती है दोस्तों। पत्ती में मंड यानी अस्टार्च पाया जाता है दोस्तों। पत्ती में क्या पाया जाता है, मंड, अस्टार्च पाया जाता है। कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। तो कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। चलिए हम लोग जड़ देखते हैं, रूट से दोस्तों। जो मिट्टी से जल का अवशोषण जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती है। जड़ पौधे को मिट्टी में जमाए रखती है। जैसे गाजर हुआ, मूली हुआ, शकरकंद हुआ, सलजम हुआ दोस्तों, टिपियोका आदि जड़ें होती है जिन्हें हम खाते हैं दोस्तों। जड़ें दो प्रकार की होती है दोस्तों। एक होता है मूसला जड़, जिसे हम लोग टेप रूट कहते हैं। कुछ पौधे की एक मुख्य जड़ होती है और उससे कई अन्य जड़ निकलती है। इस प्रकार की जड़ को मूसला जड़ कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं दोस्तों, मूसला जड़। मूसला जड़ जमीन में अधिक गहराई तक जाती है। इसके उदाहरण है दोस्तों जैसे चना, चुकंदर, मटर, मूली, गाजर, अंगूर, आम, सरसों आदि। ये किस जड़ की उदाहरण है, मूसला जड़ दोस्तों, टेप रूट की उदाहरण है। फिर से देखिए उदाहरण पर ज़्यादा फोकस दीजिए। चना हो गया, चुकंदर हो गया, मटर हो गया, मूली हुआ, गाजर हुआ, अंगूर हुआ, आम हुआ, सरसों दोस्तों।
रेशेदार जड़ एवं झाकड़ा जड़ देखिए दोस्तों, फाइबर्स रूट्स। इस प्रकार की जड़ें तने के आधार से निकलती है। किससे दोस्तों? तने के आधार से निकलती है। इस प्रकार की जड़ें जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती है। ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती है, ये जमीन में चारों तरफ फैल जाती है। इसके उदाहरण है जैसे दोस्तों धान, गेहूं, मक्का, प्याज आदि। दोस्तों देखिए, देखे होंगे दोस्तों, प्याज अगर घर के आसपास लगाता होगा कोई दोस्तों, तो इसका जड़ ऐसे ऐसे मतलब गुच्छा टाइप होता है दोस्तों। इसे हम क्या कहते हैं? रेशेदार या झाकड़ा जड़ दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास जालिका रूपी होता है। जालिका रूपी हो तो पौधे की जड़ें मूसलाधार होगी। यदि सिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होगी दोस्तों। अगर सिरा विन्यास समांतर हो तो जड़ें कैसी होगी? रेशेदार होगी दोस्तों। चलिए हम लोग पुष्प, फूल, फ्लावर दोस्तों। फूल पौधे के प्रजनन भाग है दोस्तों। फूल जो है पौधे का क्या है? प्रजनन भाग, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है दोस्तों, होते हैं। पुष्प दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। एक लिंगी पुष्प जिसे अनसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं, और दूसरा दोस्तों उभयलिंगी पुष्प से बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें केवल पुंकेसर पुरुष प्रजनन अंग, स्टेम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग यानी फेस्टिवल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन संरचना होती है दोस्तों। जैसे इसके उदाहरण है जैसे पपीता, खजूर, मक्का, तारबूज, साइकिल दोस्तों। एक बार फिर से देखिए इसको दोस्तों हम लोग। देखिए, एक लिंगी पुष्प वह पुष्प होता है जिसमें केवल एक पुंकेसर यानी पुरुष प्रजनन अंग या स्त्री केसर महिला प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके जैसे उदाहरण है पपीता, खजूर, मक्का, तरबूज और साइकिल दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा पॉइंट देखते हैं। उभयलिंगी पुष्प दोस्तों। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण है बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में दोस्तों वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप दोस्तों। उभयलिंगी पुष्प के उदाहरण कौन कौन है दोस्तों? वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होते हैं। इसके उदाहरण है धतूरा, गुड़हल, गुलाब, ट्यूलिप, सरसों और सूरजमुखी और लिली दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बाह्यदल पुंज दोस्तों। देखिए, बाह्यदल, सीपल्स, पंखुड़ी, पुंकेश्वर, स्त्री केसर और पराग दोस्तों, ये फूल के भाग होते हैं। ये कैसे भाग होते हैं? फूल के दोस्तों। ये हम लोग एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। उभयलिंगी पुष्प में दोस्तों वह पुष्प होता है जिसमें नर और मादा प्रजनन अंग संरचना होती है। इसके उदाहरण जैसे धतूरा हो गया, गुड़हल हो गया, गुलाब हो गया, ट्यूलिप, सरसों, सूरजमुखी और लिली दोस्तों। बाह्यदल में दोस्तों पंखुड़ी हो गया, पुंकेसर हो गया, स्त्री केसर और पराग के फूल के भाग होते हैं दोस्तों। इसे फूलों के प्रकार देखिए दोस्तों। पेड़ों पर लगने वाले को क्या कहते हैं? गुलमोहर कहते हैं। पेड़ों पर जो फूल लगता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुलमोहर यानी कदम दोस्तों। कदम के पेड़ के ऊपर फूल लगने वाले भाग को क्या कहते हैं? गुलमोहर या कदम दोस्तों। झाड़ियों पर लगने वाले फूल को क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं दोस्तों। झाड़ियों पर फूल के भाग को लगने वाले भाग को कहते हैं गुलाब, रोज कहते हैं, या गुड़हल दोस्तों, हेबिस्कस। फिर देखिए, बेल पर लगने वाले फूल को क्या कहते हैं? चंपा कहते हैं दोस्तों। बेल पर लगने वाले फूल को चंपा या रात रानी कहेंगे दोस्तों। क्या कहेंगे? चंपा या रात रानी। पानी के पौधे पर लगने वाले को क्या कहेंगे? कमल कहेंगे दोस्तों। पानी के पौधों पर लगने वाले फूल को क्या कहेंगे हम लोग? कमल, लोटस जिसे बोलते हैं। फिर कुमदनी दोस्तों, वाटर लाइन से दोस्तों। सिर्फ रात में लगने वाले फूल को क्या कहते हैं? कहेंगे दोस्तों रात रानी, चमेली। ये सब जो फूल है रात में ही सिर्फ लगते हैं दोस्तों, जिसे हम लोग जासमीन कहते हैं। सिर्फ रात में लगने वाले फूल का ये नाम है दोस्तों, रात रानी, चमेली। चलिए, जो दिन में खिलते हैं और रात में बंद हो जाते हैं उसे हम लोग किस फूल के नाम से जानते हैं दोस्तों? सूरजमुखी फूल के नाम से जानते हैं, सनफ्लावर के नाम से दोस्तों। दिन में खिलते हैं लेकिन शाम होते होते, रात होते होते दोस्तों वो बंद हो जाते हैं। आंख बंद करके भी खुशबू से पहचानने
पहचाने जाने वाले फूल का नाम क्या है दोस्तों? गुलाब है, चमेली है, गेंदा है। आंख बंद के भी ये 4 फूल को दोस्तों आप पहचान जाइएगा। जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, जो किसी खास महीने में ही लगते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रजनीगंधा, मोगरा का फूल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो किसी खास महीने में फूल खिलते हैं उसे हम लोग रजनीगंधा या मोगरा कहते हैं साथियों। चलिए, जो साल भर में खिलते हैं, जो साल भर में खिलते हैं फूल, उसे क्या कहते हैं? गुलाब कहते हैं या गुड़हल कहते हैं दोस्तों। गुलाब या गुड़हल दोस्तों। एक पेड़, ऐसे पेड़ होते भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते। ऐसे पेड़ पौधे होते भी हैं जिन पर फूल कभी नहीं आते। मनी प्लांट कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? मनी प्लांट दोस्तों। चलिए, दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल गुलाब और गुड़हल है दोस्तों। दवाइयों में इस्तेमाल होने वाले फूल गुलाब और गुड़हल है दोस्तों। जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं उसे गुलदावरी, जिन फूलों से रंग भी बनाए जाते हैं दोस्तों उसे क्या कहते हैं? गुलदावरी, जीनिया और गेंदा कहते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ा देखिए, गुड़हल हम लोग उड़हुल फूल को कहते हैं दोस्तों। किसे कहते हैं? हेबिकस दोस्तों। इसे हम लोग उड़हुल फूल को कहते हैं, गुड़हल फूल दोस्तों। देसी में उड़हुल बोलते हैं इसे हम लोग दोस्तों। गुलाब देखिए, रोज को बोलते हैं। सूरजमुखी दोस्तों सनफ्लावर को बोलते हैं। देखिए, गेंदा तो आप लोग हर कोई देखा होगा दोस्तों। चंपा भी हर कोई देखा होगा, नहीं देखे होंगे तो देख लीजिए। चमेली देखिए, चमेली आपका व्हाइट कलर का होता है दोस्तों, जिसे जासमीन कहते हैं दोस्तों। तुलसी का पौधा तो हर एक घर में रहता है दोस्तों। रात की रानी, ये भी फूल दोस्तों आप लोग देखे होंगे। गुलदावरी दोस्तों, ये भी फूल नहीं देखे तो देख लीजिए किस तरह होता है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं साथियों। जलीय पौधा, एक्वेटिक प्लांट दोस्तों। चलिए देखते हैं। जलीय पौधा का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है दोस्तों। जलीय पौधा का तना लंबा, खोखला एवं हल्का होता है। ऐसे तने के कारण पौधे पानी में आसानी से तैर लेते हैं। जलीय पौधे में जड़ें आकार में बहुत छोटी होती है दोस्तों। जलीय पौधे में जड़ें बहुत छोटी होती है एवं इनका मुख्य कार्य पौधों को तलहटी में जमाए रखना होता है। क्या होता है दोस्तों इनका मुख्य कार्य? पौधे को तलहटी में जमाए रखना। जैसे कमल हो गया दोस्तों, आपका जलकुंभी हो गया। जलीय पौधे के उदाहरण ये दोनों हैं दोस्तों, कमल और जलकुंभी दोस्तों। चलिए, उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोस्तों, टॉर्पिकल रेन फॉरेस्ट दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां अधिक वर्षा होता है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाया जाता है दोस्तों? जहां अधिक वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूर्वी हिमालय के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, आपका नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में, और पश्चिम घाट, नीलगिरी, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं दोस्तों। जितना हम नाम बताए दोस्तों, ये सब में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं दोस्तों। यहाँ अधिक बारिश होती है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में दोस्तों जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी की अधिकता होती है दोस्तों। उष्णकटिबंधीय वर्षावन में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी अधिकता होती है दोस्तों। एक बार फिर से नाम याद रखिए दोस्तों उष्णकटिबंधीय वर्षावन के। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पूर्वी हिमालय के पूर्वोत्तर राज्य जैसे असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा आदि में दोस्तों। जैसे फिर पश्चिमी घाट में देखिए, पश्चिमी घाट में दोस्तों नीलगिरी है, तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, लक्षद्वीप है तथा अंडमान निकोबार पाए जाते हैं दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं दोस्तों। जैव विविधता को अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला बायो और दूसरा डाइवर्सिटी। तो बायो का अर्थ होता है दोस्तों
लिविंग्स, लिविंग्स यानी जीवित वस्तुएं, तथा डाइवर्सिटी का अर्थ होता है डिफरेंट स्पेसीज यानी विभिन्न प्रजातियां, अर्थात जीवों की विभिन्न प्रजातियों का एक ही स्थान पाया जाना जैव विविधता कहलाता है। क्या कहलाता है? जैव विविधता दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट देखते हैं। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1985 में W.G. रोजेन ने किया था दोस्तों, याद कर जाइएगा ये लाइन दोस्तों। फिर से देखिए, जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग सन 1985 ईस्वी में W.G. रोजेन ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस मनाते हैं दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा दोस्तों। कब जैव विविधता मनाई जाती है? 22 मई को दोस्तों। चलिए, भारतीय संसद के द्वारा जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002 को पारित किया गया था दोस्तों। अगर क्वेश्चन पूछे कि जैव विविधता अधिनियम भारत संसद द्वारा कब पारित किया गया, तो 11 दिसंबर 2002 को दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत को 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्र में बांटा गया? 10 भौगोलिक क्षेत्र में दोस्तों। पहला देखिए ट्रांस हिमालय है, दूसरा मालय क्षेत्र है, तीसरा मरुस्थल है दोस्तों, चौथा पश्चिमी घाट है, पांचवा अर्ध शुष्क क्षेत्र है, छठा आपका ढक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों, उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, सातवां आपका गंगा का मैदान है, द्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों, फिर है 10वां आपका तटीय क्षेत्र दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चर्चा करते हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं दोस्तों। पहला आपका कौन है? ट्रांस हिमालय है दोस्तों भौगोलिक क्षेत्र में, फिर दूसरा मालय क्षेत्र है, फिर तीसरा मरुस्थल क्षेत्र है दोस्तों, चौथा पश्चिमी घाट है, पांचवा आपका अर्ध शुष्क क्षेत्र है दोस्तों, छठा आपका ढक्कन का प्रायद्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों, सातवां उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, आठवां आपका दोस्तों गंगा का मैदान है, नौवां आपका द्वीपीय क्षेत्र है दोस्तों, और 10वां आपका तटीय क्षेत्र है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैव विविधता तप्त स्थल यानी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट दोस्तों। वर्तमान में विश्व के 36 हॉट स्पॉट की पहचान की गई है, जिसका विस्तार विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर है। विश्व में चिन्हित 36 हॉट स्पॉट में से 4 भारत में स्थित है दोस्तों। विश्व में 36 हॉट स्पॉट में दोस्तों भारत में 4 पाए जाते हैं। चलिए 4 को देखते हैं हम लोग। विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, जैसे अटलांटिक वन। विश्व के कुछ प्रमुख बायोडाइवर्सिटी के हॉट स्पॉट है दोस्तों, कौन कौन है? अटलांटिक वन, फिर पूर्वी मलेशियाई, फिर है आपका पूर्वी मलेशियाई, फिर देखिए द्वीपीय समूह दोस्तों, फिर कौन है? द्वीपीय समूह, फिर दक्षिणी पश्चिम चीन के पर्वत है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम चीन के पर्वत, फिर आपका मेडागास्कर के द्वीपीय समूह, मेडागास्कर के द्वीपीय समूह दोस्तों, फिर मध्य अमेरिका है, फिर क्या है? मध्य अमेरिका, फिर आपका कोलंबिया चोको है दोस्तों, कोलंबिया चोको, मध्य चिली फिर है दोस्तों आपका, फिर मध्य चिली है, फिर पूर्वी हिमालय है दोस्तों, फिर आपका पूर्वी हिमालय, फिर आपका पश्चिमी घाट है दोस्तों, फिर आपका क्या है? पश्चिमी घाट, फिर आपका श्रीलंका है दोस्तों, फिर आपका इंडो बर्मा है दोस्तों। याद रखिएगा, थोड़ा दिमाग में ले लीजिएगा दोस्तों, हो सकता है ईवीएस को टफ बनाने के लिए ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र दोस्तों, भारत के प्रमुख हॉट स्पॉट क्षेत्र इंडो बर्मा क्षेत्र। देखिए भारत में जो 4 प्रमुख हॉट स्पॉट थे दोस्तों, 4 प्रमुख जो हॉट स्पॉट है वो देखिए, पहला है इंडो बर्मा क्षेत्र, दूसरा दोस्तों हिमालय क्षेत्र है, तीसरा आपका पश्चिमी घाट है, चौथा आपका सुंदरलैंड है दोस्तों। कौन कौन है? इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र, पश्चिमी घाट और सुंदरलैंड दोस्तों। एग्जाम्पल 91 को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के बीच वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों। चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं हम लोग। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है दोस्तों? सिकुआ है। सबसे लंबा वृक्ष कौन है? सिकुआ दोस्तों। किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो, जैसे 50 वर्ष, मतलब किसी प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई हो 50 वर्ष के भीतर दोस्तों। अगर नहीं दिखेगा तो वो
प्रजाति को विलुप्त मान लिया जाएगा दोस्तों। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में दोस्तों। कहाँ पे पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों में। उसके बाद दोस्तों शांत घाटी में दोस्तों, जो केरल में पड़ता है। प्राणियों और पादपों के प्रजातियों मतलब जीव और पौधों की जातियों के में अधिकतम विविधता पाई जाती है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र वनों में दोस्तों। कहाँ पे? उष्ण कटिबंध आर्द्र वनों में दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फूलों की घाटी अवस्थित है दोस्तों आपका उत्तराखंड में दोस्तों। फूलों की घाटी कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 2 फरवरी को। वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को। रामसर सम्मेलन संरक्षण दिवस कब मना संबंधित है दोस्तों? नभ भूमि से दोस्तों, मतलब नमी वाला भूमि से दोस्तों रामसर सम्मेलन संरक्षण संबंधित है दोस्तों। सबसे पहले ये ईरान में हुआ दोस्तों, रेणुका झील में। भारत में सबसे बड़ी आंध्र देशीय लवणीय आंध्र भूमि है दोस्तों आपका गुजरात है। कौन है? भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आंध्र भूमि कौन है? गुजरात है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं बीज के बारे में, सीड्स दोस्तों। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी दोस्तों। नीम की पत्ती उसमें डाल दिया जाता था जो कीड़ों लगने से बचाती थी। पौधे स्वयं को अपने बीजों को दूर फेंके होते पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं दोस्तों। जैसे सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती है और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। जैसे काली मिर्च हो गया दोस्तों, एग्जाम्पल देखिए, सौंफ हो गया आपका, गेहूं हो गया, आदि बीज होते हैं दोस्तों इस तरह के। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर और दोस्तों चीकू आदि में बीज होते हैं दोस्तों। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता दोस्तों। अगर मिट्टी में आप गोबर को मिक्स कर दीजिएगा तो उसमें कीड़ा नहीं लगेगा दोस्तों। कपड़े में बांधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में जल्दी से अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं दोस्तों। कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होते हैं, इसलिए जल्दी अंकुरित हो जाते हैं साथियों। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उनमें से आधे अंकुरित हो जाएं और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है कि बीज क्षतिग्रस्त थे या तो बीज बीच में टूट गए थे, या तो क्या होगा दोस्तों, बीज बीच में टूट गए थे, बीज में कीड़े लग चुके हैं। यही 3 कारण हो सकता है दोस्तों। अगर नहीं गजुरा दोस्तों, तो नहीं अंकुरित हुआ दोस्तों, देसी में गजुरा बोलते हैं दोस्तों। चावल, गेहूं और ओट्स, यह सभी अनाज हैं। चावल, गेहूं, ओट्स ये सभी क्या है दोस्तों? अनाज हैं और इनका प्रबंधन बीजों द्वारा होता है। इनके बीजों को सीधे मिट्टी में बोया जाता है दोस्तों। कहाँ पे बोया जाता है? मिट्टी में दोस्तों। इसलिए बीजों के अंकुरन देखते हैं। क्या देखेंगे हम लोग? बीजों के अंकुरन, सी ग्रेमिनेशन दोस्तों। उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें बीज एक पौधे में बदलने लगता है। इसमें अंकुरन की क्रिया के माध्यम से अंकुरन की क्रिया के समय एक छोटा पौधा बीज से निकलने लगता है। वह मुख्य रूप से तब होता है जब बीज को आवश्यक पदार्थ वातावरण मिल जाता है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके लिए सतही तापमान, जल, वायु की आवश्यकता होती है। सूर्य का प्रकाश हर बीज के अंकुरन के लिए अनिवार्य नहीं होता दोस्तों। सूर्य का प्रकाश जो है हर बीज के लिए अंकुरन के लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन कुछ बीज सूर्य के प्रकाश के बिना अंकुरित नहीं होते हैं दोस्तों। बिना बीजों के उगने वाले पौधे देखिए, बिना बीजों के उगने वाले पौधे को हम लोग देखते हैं। बिना बीजों के उगने वाले पौधे वे होते हैं जिनके बीज नहीं होते हैं या जिन्हें अन्य विधियों से प्रजनन कराया जा सकता है दोस्तों। देखिए इसके कुछ उदाहरण चलिए हम लोग देखते हैं। एलोरा इस पौधे की पत्तियों की कटिंग से उगाया जाता है दोस्तों। एलोरा कैसे उगाया जाता है?
एलोवेरा दोस्तों इस पौधे की पत्तियों की कटिंग से उगाया जाता है। मनी प्लांट देखिए, इस पौधे को स्टेम की कटिंग से उगाया जाता है मनी प्लांट दोस्तों। स्नेक प्लांट देखिए, इस पौधों को पत्तियों की कटिंग से उगाया जा सकता है। पत्थर चट्टा देखिए, इस पौधों को पत्तियों की कलम से उगाया जा सकता है। पाइन्स और फर्न देखिए, इन पौधों को बीजों के अलावा स्केल्स, स्पोर्स, कटिंग्स से भी लगाया जा सकता है दोस्तों। आलू का पौधा, आलू बिना बीज के ही उगते हैं। आलू एक तना होता है और इसे तने से ही उगाया जाता है दोस्तों। गुलाब का पौधा देखिए, इस पौधे को तने से उगाया जाता है दोस्तों। इस पौधे को भी तना काट के लगाइए, उग जाएगा दोस्तों। गन्ना देखिए, गन्ना एक तना पौधा होता है, इसे भी तने द्वारा ही उगाया जाता है दोस्तों। केले का पौधा, केला बिना बीज के ही उगते हैं, इसे इसकी पतली जड़ों द्वारा उगाया जाता है दोस्तों। इसे कैसे उगाया जाता है दोस्तों? इसे पतली जड़ों के द्वारा उगाया जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं दोस्तों, चलिए देखते हैं। देखिए, जड़ में हम लोग क्या खाते हैं? मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, टेपिओका खाते हैं और शकरकंद खाते हैं दोस्तों। जड़ के रूप में क्या खाते हैं? मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, टेपिओका खाते हैं और शकरकंद खाते हैं। और तना के रूप में देखिए, आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, अदरक खाते हैं, लहसुन खाते हैं दोस्तों, गन्ना खाते हैं और कमल डंडल भी खाते हैं। पत्ती देखिए, पत्ती के रूप में धनिया और पत्ती गोभी, अरबी, पालक और कड़ी पत्ती को हम लोग खाते हैं पत्ती के रूप में दोस्तों। बीज के रूप में देखिए, चना खाते हैं बीज के रूप में, बाजरा को खाते हैं, सरसों को, गेहूं और धान को भी खाते हैं, हरी मटर के बीज भी खाते हैं दोस्तों। फूल में देखिए, सहजन, केला और कचनार दोस्तों। फूल में किसे खाते हैं? सहजन को, केला को, कचनार को दोस्तों फूल के रूप में खाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, परागण के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। एक पौधे के परागकोश से पौधे के वर्तिकाग्र माने स्टिग्मा तक पराग का हस्तांतरण है, जो बाद में निषेचन फर्टिलाइजेशन और बीजों के उत्पादन सीड प्रोडक्शन को सक्षम बनाता है, जो किसी वाहक जैसे वायु, जल और पशुओं द्वारा संपन्न होता है। परागण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? परागण। चलिए एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक पौधे के परागकोश से पौधे से वर्तिकाग्र तक पराग का हस्तांतरण है, जो बाद में निषेचन और बीजों के उत्पादन को भी सक्षम बनाता है, जो किसी वाहक जैसे वायु, जल एवं पशुओं द्वारा संपन्न होते हैं, परागण कहलाते हैं। परागण के प्रमुख प्रकार देखिए, स्वपरागण दोस्तों, सेल्फ पोलिनेशन दोस्तों। जब एक फूल के परागण उसी फूल के वर्तिकाग्र स्टिग्मा पर हस्तांतरित होते हैं तो इसे स्वपरागण कहा जाता है दोस्तों। सामान्यतः स्वपरागण द्विलिंगी पुष्प होता है। कैसी पुष्प होता है? तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होता है। स्वपरागण कैसा पुष्प होता है दोस्तों? द्विलिंगी पुष्प होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पर परागण दोस्तों, क्रॉस पोलिनेशन दोस्तों। जब एक फूल के परागण किसी अन्य फूल के वर्तिकाग्र पर हस्तांतरित होते हैं तो इसे पर परागण कहते हैं दोस्तों। क्रॉस पोलिनेशन कहा जाता है दोस्तों। परागण की कमी से पौधे में होने वाले नुकसान देखिए। परागण की कमी से पौधे में होने वाले नुकसान कौन कौन है? परागण की कमी से पौधे में फूल का झड़ना, परागण की कमी से पौधे में फूल का झड़ना, फलों का सही समय पर ना पकना, फलों का सही समय पर ना पकना, फलों का पकने से पहले ही झड़ जाना, फलों को पकने से पहले ही झड़ जाना, फलों में मिठास की कमी आदि समस्याएं आ जाती है दोस्तों। परागण की कमी से पौधे में होने वाला नुकसान क्या है दोस्तों? परागण की कमी से पौधे में फूल का झड़ना, फलों का सही समय पर ना पकना, फलों का पकने से पहले झड़ जाना और फलों में मिठास की कमी आदि समस्या आ जाती है दोस्तों परागण की कमी से। अब पर परागण
ग्रॉस पोलिनेशन कई प्रकार के होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। वायु द्वारा परागण दोस्तों, फिर जल के द्वारा परागण, फिर कीट परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा परागण दोस्तों, घोंघों द्वारा परागण। फिर से एक बार देखते हैं हम लोग। परागण के कई प्रकार होते हैं। वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण, कीट द्वारा परागण, पक्षी परागण, चमगादड़ द्वारा परागण, अब घोंघा द्वारा परागण दोस्तों। चलिए देखिए, जंतु परागण, ज़ूफिली दोस्तों, प्राणियों एनिमल्स द्वारा पौधे का परागण पोलिनेशन करने को जंतु परागण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? जंतु परागण। प्राणियों में से कुछ फूलों से फल, प्राणियों में से कुछ फूलों से फल और मधु नेक्टर संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूलों के परागणों पोलियन ग्रेन्स को अपने शरीर को लेकर दूसरे फूलों पर छोड़ देते हैं दोस्तों। उसे हम लोग जंतु परागण कहते हैं। चलिए एक बार हम लोग इसको देखते हैं जंतु परागण को फिर से दोस्तों। प्राणियों द्वारा पौधे का परागण करने को जंतु परागण कहते हैं। ज़ूफिली कहते हैं दोस्तों, ज़ूफिली। प्राणियों में कुछ फूलों से फल या मधु संग्रहित करते हैं और इस प्रक्रिया में वे फूलों के परागणों को अपने शरीर पर लेकर दूसरे फूलों पर छोड़ देते हैं। चलिए, प्राणियों में से चमगादड़ बैट्स से होने वाला परागण, पक्षी से होने वाले परागण को ऑर्निथोफिली, पक्षी परागण यानी घोंघा, घोंघों यानी स्नेल से होने वाला परागण को मेलिकोफिली, यानी कीट इंसेक्ट से होने वाले परागण को इटमोफिली यानी कीट परागण कहते हैं दोस्तों। और मछलियों को मछलियों से होने वाले परागण इक्थियोफिली कहलाते हैं, यानी मत्स्य पराग आदि कहलाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चमगादड़ों बैट्स द्वारा पौधों पर परागण पोलिनेशन करने को चिरोपेट्रोफिली कहते हैं दोस्तों। चमगादड़ कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश पोलिनेटर्स हैं। विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में वे पुष्पों की मधु और पराग का सेवन करते हैं, जो सामान्यतः बड़े, सफ़ेद और हल्के रंग के सुगंधित और रात में खिले होते हैं दोस्तों। ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागण दोस्तों, पक्षियों द्वारा पौधों का परागण करने को ऑर्निथोफिली यानी पक्षी परागण कहते हैं। यह शब्द ग्रीक शब्दों से बना है जिनका अर्थ है पक्षी और प्रेम, जो पुष्पों के प्रति पक्षियों के आकर्षण को संदर्भित करते हैं। पक्षी कई पौधों के महत्वपूर्ण परागकोश पोलिनेटर्स हैं दोस्तों, विशेषकर उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में हैं। पुष्पों का परागण करने वाले पक्षियों में हमिंग बर्ड दोस्तों, इसे हम लोग धनी पक्षी कहते हैं दोस्तों, सनबर्ड, हनी ईटर, फ्लावर पेकर और कुछ तोते भी शामिल हैं दोस्तों। मेलिकोफिली दोस्तों, मेलिकोफिली होता है घोंघों यानी स्नेल्स द्वारा पौधों का परागण पोलिनेशन करने को मेलिकोफिली कहते हैं दोस्तों। घोंघे कुछ पौधों के दुर्लभ परागकोश मतलब पोलिनेटर्स हैं, विशेषकर नमीले आवासों में। वे पुष्पों के मधु और कभी कभी पराग यानी पोलिन का सेवन करते हैं। पुष्पों का परागण करने वाले घोंघे में स्थलीय घोंघा और स्लग शामिल है दोस्तों। स्थलीय घोंघा और कौन शामिल है? स्लग दोस्तों। ये हम लोग आगे बढ़ते हैं। इटमोफिली दोस्तों, कीटों द्वारा पौधे का परागण करने को इटमोफिली कहते हैं दोस्तों। इटमोफिली कहते हैं पुष्पों का परागण पोलिनेशन करने वाले कीटों में मधुमक्खी, आपका तितैया है, तितली है
और कीट है, मक्खी है दोस्तों, भृंग है और चींटी है दोस्तों। कौन कौन शामिल है पुष्प परागन में दोस्तों? कीटों द्वारा इटोफिली दोस्तों। आपका मधुमक्खी है, तेतैया है, तितली है, कीट है, मक्खी है, भृंग है और चींटी है शामिल है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं पादपों में पारिस्थितिकी अनुकूलन। चलिए देखते हैं हम लोग इकोलॉजिकल एडेप्टेशन इन प्लांट। जलोदभिद दोस्तों, हाइड्रोफाइट्स, ये पौधे बहुत अधिक जल वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। ये पौधे पूरी तरह से या इनकी जड़ें, प्रकंद, रूट्स, रिहिजोम आदि जल में डूबे हुए रहते हैं। जल में डूबे रहने व मंद प्रकाश डिम लाइट के कारण ये पौधे पतले व कोमल होते हैं। जलोदभिद पौधे के कुछ उदाहरण जैसे कमल, लोटस जिसे हम लोग बोलते हैं, जैसे सिंघाड़ा, हाइड्रिला दोस्तों, वैली सेनेरिया दोस्तों, जल कुमुदिनी, वाटर लाई से बोलते हैं अंग्रेजी में दोस्तों। इसलिए हम लोग समुद्रभिद के बारे में चलते हैं, मीसोफाइट्स के बारे में चर्चा करते हैं। ये पौधे सामान्य स्थानों पर उगते हैं जहाँ की मिट्टी ना तो अधिक शुष्क ड्राई और ना ही बहुत नमी वाली होती है। इन पौधों को मिट्टी में ऑक्सीजन व खनिज लवण मिनरल साल्ट भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। स्थलीय पौधे में ये पौधे सबसे अधिक पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत वन आता है, बाग बगीचे आते हैं, खेत आदि में उगने वाले सभी सामान्य पौधे आते हैं दोस्तों। समुद्रभिद यानी मीसोफाइट्स पौधे के कुछ उदाहरण जैसे पीपल हो गया, आपका नारियल वृक्ष हो गया, आम हो गया, गन्ना हो गया दोस्तों, साल हो गया, शीशम हो गया। ये सब क्या किसके उदाहरण है? समुद्रभिद पौधे के दोस्तों, मीसोफाइट्स के उदाहरण। जैसे मरुदभिद देखिए, मरुदभिद बोलते हैं हम लोग एक्सोरोफाइट्स, सेरोफाइट्स दोस्तों इसे बोलते हैं। इन पौधे को मरुस्थलीय पौधे मतलब डिजर्ट प्लांट कहते हैं, जहाँ मृदा सॉइल में पानी की कमी होती है और तापमान अधिक होता है। जैसे मरुस्थल आदि ऐसे स्थान पर ये पौधे पाए जाते हैं, जैसे मरुदभिद। सेरोफाइट्स पौधे के कुछ उदाहरण जैसे नागफनी, फिर आपका सहारन कैक्टस जिसे बोलते हैं हम लोग, कसनी, चिकोरियम इसे अंग्रेजी में चिकोरियम बोलते हैं, सापेक्ष सेडुआ बोलते हैं इसे दोस्तों। ये सब मरुदभिद पौधे के उदाहरण दोस्तों। नागफनी, सराहन, कैक्टस, कसनी, सीडुआ दोस्तों, इसे सापेक्ष करते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं लवणोद्भिद दोस्तों, यानी हेलोफाइट्स जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों। हिंदी में उसे लवणोद्भिद बोलते हैं, इंग्लिश में हेलोफाइट्स। जिस मिट्टी में सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट तथा मैग्नीशियम क्लोराइड की अधिकता होती है, वे लवणीय यानी खरी मिट्टी कहलाती है। तथा ये ऐसी मृदा में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं हम लोग? लवणोद्भिद कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? लवणोद्भिद, हेलोफाइट्स कहते हैं, पौधे कहते हैं। इन स्थानों पर जल की उपस्थिति होने पर भी पौधे मृदा से जल को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। लवणोद्भिद हेलोफाइट्स पौधे के कुछ उदाहरण जानिए। आपका लवणोद्भिद में आपका मैंग्रोव आ जाएगा दोस्तों, समुद्री लेवेंडर आ जाएगा, सी लेवेंडर जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, सुनाला, सुडुआ जिसे बोलते हैं दोस्तों। चलिए सिंचाई हम लोग पढ़ते हैं, सिंचाई के बारे में जानते हैं। इरिगेशन दोस्तों, पौधे की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए जल देने की प्रक्रिया को सिंचाई कहते हैं। पौधे की उपयुक्त वृद्धि एवं विकास के लिए सिंचित प्रक्रिया को यानी जल देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। पौधों को जल की आवश्यकता होती है दोस्तों, पौधों को जल की आवश्यकता होती है। हरे पौधे में उनके कुल वजन का 80% भाग पानी होता है दोस्तों। हरे पौधे के कुल वजन का भाग में 80% पानी पाया जाता है दोस्तों। पौधे की जड़ें जलीय घोल के रूप में अपना भोजन लेती है दोस्तों, जलीय घोल के रूप में अपना भोजन होती है। पौधों की सभी दैहिक क्रियाएं जल की सहायता से होती है। किसकी सहायता? जल की सहायता से। जड़ें जो पोषक तत्व
न्यूट्रिएंट मृदा से लेती है, उसे पत्तियों तक भेजना जल की उपस्थिति में ही होता है दोस्तों। पत्तियों तक भेजना किसकी उपस्थिति में होता है? जल की उपस्थिति में दोस्तों। इसमें सिंचाई की विधियाँ दोस्तों, सिंचाई की विधियाँ क्या होता है? इरिगेशन मेथड दोस्तों, जल पलवन या प्रवाह विधि, फ्लोटेशन ऑफ फ्लो मेथड दोस्तों। यह विधि खेत में पलेवा करने या धान में सिंचाई करने, पलेवा मतलब दोस्तों चौकी देना, करने या धान की सिंचाई करने हेतु प्रयोग में लाई जाती है दोस्तों। जिससे हम लोग ट्रैक्टर में देखे होंगे बांध के जो घिसियाता है दोस्तों, प्लेन करते हुए जाता है, उसे हम लोग पलेवा करते हैं। क्यारी वह बाहरी विधि है, क्यारी वह बरहा विधि है, सेंटर पिवोट इरिगेशन दोस्तों। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं दोस्तों। इस विधि में खेत में छोटी छोटी क्यारियां तथा बरहे बना लेते हैं। बरहे इस प्रकार बनाए जाते हैं कि पानी को अधिक चक्कर ना काटना पड़े और उसके दोनों ओर की क्यारियों की सिंचाई हो सके। तीसरा पॉइंट देखिए, कूड़ विधि। कूड़ विधि क्या होता है? फ्रो मेथड दोस्तों। यह सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है। क्या सिंचाई की अत्यधिक प्रचलित विधि है? फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बना ली जाती है, जिन्हें कूड़ कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग दोस्तों? कूड़ कहते हैं। से गन्ना हो गया, आपका आलू हो गया, चुकंदर हो गया, शकरकंद हो गया दोस्तों आदि मेड़ों पर बाई जाने वाली फसलों में इस विधि को सिंचाई कहते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट, थाला विधि दोस्तों, रिंग बेसिन मेथड दोस्तों। इसमें छोटे छोटे वृत्ताकार समतल थाले पेड़ों के चारों तरफ बनाए जाते हैं। जल इन थालों में दिया जाता है। आमतौर पर यह विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए किया जाता है दोस्तों। किसके लिए किया जाता है? थाला विधि वृक्षों की सिंचाई के लिए अपनाई जाती है। जायद की फसलों में जैसे खरबूजा हो गया दोस्तों, जो मार्केट में बिकता है दोस्तों, उससे हम लोग जायद फसल कहते हैं। तरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, तोरई हो गया आदि की सिंचाई के लिए भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। जो देखिए जायद फसल में दोस्तों जो मार्च से जून के बीच उपजता है, उसे हम लोग जायद फसल कहते हैं दोस्तों। गर्मी के टाइम में जो उपजता है। छिड़काव विधि दोस्तों, छिड़काव विधि कौन सा होगा? स्प्रिंकलर मेथड। इस विधि में फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। इस विधि में क्या होता है दोस्तों? फुलवारियों पर पानी छिड़क कर सिंचाई की जाती है। जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है तथा भूमि समतल नहीं होता है, वहाँ पर इस विधि का प्रयोग लाभदायक सिद्ध होता है दोस्तों। छिड़काव विधि। ड्रिप देखिए, टपक सिंचाई विधि। ड्रिप दोस्तों छठा प्रकार है, ड्रिप टपक सिंचाई विधि दोस्तों। इस विधि में सिंचाई के जल को पौधों की जड़ों के क्षेत्र में बूंद बूंद करके दिया जाता है। इस विधि में वाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल हानि नहीं के बराबर होती है। इस विधि में पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है दोस्तों। इस विधि में क्या होता है? पीवीसी की पाइपलाइन खेत में बिछाई जाती है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेफेंथिस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेफेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। नेफेंथिस नामक पौधा कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अगर क्वेश्चन पूछे तो इंडोनेशिया होगा, ऑस्ट्रेलिया होगा आपका, फिर भारत में मेघालय में पाया जाता है दोस्तों। अगर भारत में पूछे तो मेघालय मारिएगा, और विदेश में अगर पूछे तो इंडोनेशिया पहला स्थान आएगा, दूसरा में ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। आप लोग नेफेंथिस का फिगर भी देखिए, शंख के आकार के रहता है दोस्तों, घड़ा के आकार, शंख नहीं घड़ा के आकार का दोस्तों। इसमें कीड़ा जाएगा दोस्तों, इसका ढक्कन लग जाएगा दोस्तों, और उसे सड़ा गला के नाइट्रोजन प्राप्त करेगा दोस्तों। ये हम लोग आगे पढ़ते हैं। यह पौधे कीड़े मकोड़ों और छोटे जीवों का शिकार करता है। यह पौधे लंबे घड़े जैसा होता है। कैसा होता है? यह पौधे लंबे घड़े जैसा दिखता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। क्या होता है लगा दोस्तों? पत्ती का ढक्कन लगा होता है, और इसमें से खुशबू निकलता है दोस्तों। इसमें से खुशबू निकलता है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े
उसके अंदर फंस जाते हैं दोस्तों। ये खुशबू के कारण कीड़े मकोड़े उसके लुभावन विधि में फंस जाते हैं। और नेफेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं नेफेंथिस पौधे को दोस्तों? घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। अन्य कीटभक्षी पौधे को जानते हैं इंसेक्टिवरियस दोस्तों। पौधे कौन कौन है? ड्रोसेरा है, सनड्यूज है दोस्तों, डायोनिया है दोस्तों। कौन कौन है? डायोनिया, सनड्यूज और ड्रोसेरा और सेरोसेनिया दोस्तों। सेरोसोनिया भी है, यूट्रिकुलेरिया भी है दोस्तों। ये पांचों नाम दोस्तों आप लोग कंठस्थ कर जाइए। ड्रोसेरा, सनड्यूज, डायोनिया, सेरोसेनिया, यूट्रिकुलेरिया दोस्तों। पांचों नाम आप दिमाग में फिट कर दीजिए दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रोटोन पौधे। क्रोटोन पौधे कैसा होता है चलिए देखते हैं। क्रोटोन प्लांट। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दिशा को बता देते हैं। क्रोटोन पौधे दोस्तों जमीन के बारे में उसकी दिशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगता है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है। सूखने लगती है और झड़ने लगती है दोस्तों, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है, या तो एक प्रकार का सिग्नल होता है। यह एक प्रकार का सिग्नल होता है दोस्तों। रेगिस्तान ओक देखिए, डिजर्ट ओक दोस्तों। फिर से एक बार देखिए दोस्तों, क्रोटोन पौधे के बारे में थोड़ा एक बार फिर चर्चा करते हैं। क्रोटोन पौधे जमीन के बारे में उसकी दशा को बता देती है, यानी सिग्नल दे देते हैं। क्रोटोन पौधे की जड़ जमीन में ज़्यादा गहरी नहीं जाती। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधे की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है दोस्तों। रेगिस्तानी ओक देखिए, डिजर्ट ओक दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक में पेड़ पाया जाता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक का एक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है। कितनी होती है साथियों? 11 से 12 फीट होती है। और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है दोस्तों। चलिए हम आगे देखते हैं। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है दोस्तों। इसकी जड़ें जमीन के अंदर कितना जाते हैं? 250 से 300 फीट तक जाती है दोस्तों। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है दोस्तों। जब तक पानी तक ना पहुंच जाए, यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है, तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं दोस्तों। और हमारे इंडिया में दोस्तों पानी की बर्बादी हो रहा है। एक लोटा भी आप लोग लीजिएगा तो मोटर चालू कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आप उपयोग एक गिलास कीजिएगा या एक डब्बा लीजिएगा दोस्तों, और उससे ज़्यादा आप उड़ेल दीजिएगा दोस्तों। देखिए ऑस्ट्रेलिया में क्या दशा है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के बारे में है बोल रहा है। देखिए पानी का क्या महत्व है, पता चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में रहिएगा दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बरगद, बैगन के बारे में पढ़ते हैं। बरगद के बारे में दोस्तों। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती है। ये टहनियों से निकलती है और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती है। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है। मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती है साथियों। चलिए सब्जियों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। द वेजिटेबल्स। अधिकतर सब्जियां पौधों के फूल। अधिकतर सब्जियां क्या होते हैं? पौधों के फूल होती है। और कुछ सब्जियां पौधों के फल भी होती है, जैसे लोहा, आयरन, गुड़, आंवला और हरे
पत्तेदार सब्जियां से मिलता है दोस्तों। क्या क्या मिलता है? लोहा मिलता है, जिसे हम लोग आयरन कहते हैं, गुड़ हो गया, आंवला हो गया, और हरे पत्तेदार सब्जियां में ये सब प्राप्त होती है दोस्तों। ये सब मिनरल्स जो है, खनिज पदार्थ। पौधे से आने वाली सब्जियां, सॉरी दोस्तों, विदेश से आने वाली सब्जियां कौन कौन है वो देखते हैं हम लोग। ये याद कर जाइएगा, एक क्वेश्चन 100% इससे रहेगा दोस्तों। एक क्वेश्चन इससे 110% पूछेगा दोस्तों। हरी मिर्च और टमाटर, हरी मिर्च, टमाटर, आलू आया दोस्तों कहाँ से? साउथ अमेरिका दोस्तों। कौन कौन आया? हरी मिर्च, हरी मिर्च आपका, फिर टमाटर हो गया, आलू हो गया, ये तीनों कहाँ से आया? ये आपका आया है दोस्तों साउथ अमेरिका से। कहाँ से? साउथ अमेरिका से दोस्तों। हरी मिर्च, टमाटर, आलू कहाँ से आया? साउथ अमेरिका से। चलिए, गोभी और मटर कहाँ से आया दोस्तों? यूरोप से आया। गोभी और मटर आपका कहाँ से आया? यूरोप से दोस्तों। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी, कॉफ़ी और बीन्स और भिंडी कहाँ से आया दोस्तों? अफ्रीका से आया। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से आया दोस्तों। सोयाबीन आपका कहाँ से आया दोस्तों? चीन से आया। सोयाबीन कहाँ से आया? चीन से दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पौधा का भाग जिसे हम खाते हैं, आगे भी इस चीज़ को पढ़े हुए हैं दोस्तों, लेकिन चलिए फास्टली रिवीजन के तौर पर हम देख लेते हैं। जड़ में हम लोग क्या खाते हैं? मूली खाते हैं, गाजर खाते हैं, चुकंदर खाते हैं, टिपियोका खाते हैं, शकरकंद खाते हैं दोस्तों। तना में हम लोग क्या खाते हैं? आलू खाते हैं, प्याज खाते हैं, अदरक खाते हैं, लहसुन खाते हैं, गन्ना खाते हैं, कमल खाते हैं, कमल का डंडल दोस्तों। तना में ये सब आता है दोस्तों। पत्ती में देखिए, लीफ में आपका धनिया आता है, पत्ता गोभी आता है, अरबी आता है, पालक आता है, कड़ी पत्ता दोस्तों, ये सब पत्ती में आता है। बीज में देखिए, चना खाते हैं आप लोग, बाजरा, सरसों, गेहूं, धान, हरी मटर के बीज दोस्तों। अब फूल में, फ्लावर में सहजन, केला, कचनार के फूल हम लोग सेवन करते हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल्दी खराब होने वाली और कुछ दिनों तक रखे जाने वाले फल और सब्जियां देखिए। जल्दी जो खराब होने वाले होते हैं दोस्तों, वो पालक है, केला है, जल्दी खराब हो जाएगा ये सब दोस्तों। फूलगोभी है, टमाटर है, खीरा है, अंगूर है, बैगन है। ये सब जो पदार्थ है ये आपका जल्दी से खराब होने वाली है दोस्तों, और जो कुछ दिनों तक रखे जा सकते हैं उसको देखते हैं। लौकी है, आलू है, प्याज है, नाशपाती है, चीकू है, अदरक है, अनानास है दोस्तों। ये सब कुछ समय तक हम लोग रख सकते हैं दोस्तों। देखिए फिर से एक बार कराते हैं याद दोस्तों। कुछ दिनों तक रखे जा सकने वाले सब्जियां दोस्तों देखिए कौन कौन है। लौकी का आप रख सकते हैं, आलू को रख सकते हैं, प्याज को रख सकते हैं, नाशपाती को रख सकते हैं, चीकू को रख सकते हैं, अदरक को रख सकते हैं और अनानास को रख सकते हैं। और जल्दी जो खराब होता है ये पालक है आपका, केला है, फूलगोभी है, टमाटर है, हरा खीरा है दोस्तों, अंगूर है, बैगन है दोस्तों। ये सब जल्दी खराब होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम इम्पोर्टेंस पॉइंट्स दोस्तों। जड़ें पौधे को सहारा देती है। जड़ें क्या कहता है? पौधों को सहारा देती है और जल तथा खनिजों, मिनरल्स को अवशोषित, एब्जॉर्ब करती है दोस्तों। जड़ें जो है पौधों को सहारा देती है तथा जल तथा खनिजों, मिनरल्स को अवशोषित करती है। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन जमीन बोलते हैं। जिस मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक टीन जमीन बोलते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना जरूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेंगे, फसल कम होगी दोस्तों। जिन खेतों में घास भूसा जिसे बोलते हैं देसी दोस्तों, खरपतवार, इसे वैज्ञानिक नाम खरपतवार, लेकिन गांव देहात में दोस्तों इसे घास भूसा बोलते हैं। उसमें दोस्तों अगर मसाला मारिएगा तो इसका सब लवण दोस्तों, मिनरल जो है घासे भूसा बढ़ जाएगा दोस्तों, आपका पौधा छोटा रह जाएगा। चलिए कुछ पौधा बिना बीज के उगते हैं। कुछ पौधे जो है दोस्तों बिना बीज के उगते हैं, जैसे हुआ गुलाब, गन्ना, केला दोस्तों, ये सबका बीज नहीं होता है। छोटे पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक, छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक अंदर होती है, जैसे बड़े पौधे की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जाती है। मतलब दोस्तों बोला गया है कि छोटे पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 2 से 10 इंच तक
अंदर होती है और बड़े पौधों की जड़ें जमीन के अंदर 10 फीट से भी ज़्यादा गहराई तक जाती है। मुरझाया हुआ पौधे को पानी देने से उसकी पत्तियां फिर से हरी हो जाती है। मुरझाया हुए पौधों को पानी देने से उसकी पत्तियां फिर हरी हो जाती है, क्योंकि जमीन से मिलने वाले आवश्यक पोषक तत्व न्यूट्रिएंट पानी के सहारे ही पत्तियों या पौधे के अन्य भागों तक जाते हैं। दोस्तों हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ लेते हैं और वीडियो को स्टॉप करते हैं। दोस्तों चलिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। दोस्तों सिंथेसिस, थोड़ा हमारा गलती हो गई दोस्तों, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, हम भी आपका दोस्त भाई है। दोस्तों ये रही, अलू जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा गलती उलती हो जाए, थोड़ा आप लोग बर्दाश्त कीजिएगा, आपका छोटा भाई है। दोस्तों समझ के माफ़ कीजिए। पत्तियाँ देखिए, पत्तियाँ पादप यानी प्लांट की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। पत्तियाँ जो है दोस्तों पादप की खाद्य फैक्ट्रियाँ हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं मतलब वेसल्स द्वारा पत्तियों तक पहुँचाया जाता है। ये वाहिकाएँ वेसल्स नली के समान होती है तथा जड़, तना और शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। दोस्तों चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक से पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? क्लोरोफिल कहते हैं। पत्तियों में एक हरा वर्णक पिगमेंट होता है जिसे हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश यानी सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण स्टोरेज करने में पत्ती की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण फूड सिंथेटिक्स में होता है, क्योंकि खाद्य संश्लेषण जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसे हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। दोस्तों पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा सोलर एनर्जी संग्रहित की जाती है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाता है। दोस्तों ये हम लोग झूम खेती के बारे में कल दोस्तों यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज का वीडियो यहीं स्टॉप करें। दोस्तों 1 घंटा प्लस वीडियो हो गया। दोस्तों आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा जरूर से जरूर दोस्तों। और जिन भाई बहनों को ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और जिनको PDF चाहिए दोस्तों वो अपना कमेंट में WhatsApp नंबर सेंड कीजिए, हम आपको PDF उपलब्ध करवाएंगे। दोस्तों धन्यवाद दोस्तों।